अभी रुक जाओ, समझ तो लो। नाउ बेटा न्यू रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 1, दैट टॉपिक कंटेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में यहाँ पर केसेस हैं, ठीक है। नाउ आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में ना ये चीज पढ़ी हुई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी सेट कंटेन है 4 एंड 5। अगर आप लोग इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, ए क्रॉस बी निकालते हो, तो 1 4 का पहला ऑर्डर पेयर, 2 5 का दूसरा ऑर्डर पेयर, दिस इज 2 5 एंड 3 5। इसी तरीके से सारे नंबरों का मतलब ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 के साथ 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, ये 6 ऑर्डर पेयर। सेम बी क्रॉस ए निकालते हो तो 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनकर तैयार होते थे। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है। नाउ हमें इससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ऑर्डर पेयर का, हाँ यूज करेंगे, जब यूज आएगा तो यूज करेंगे हम लोग। अनदर थिंग, रिलेशन किसे कहते हैं? ये जो ऑर्डर पेयर बना है, दिस ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन। डोमेन, डोमेन क्या होता है? दोज वैल्यू विच यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यू जो आप एक्स की जगह पुट कर सकते हो वो डोमेन कहलाती है। एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह 1 2 3 4 5 6 जो वैल्यू मैं डाल रहा हूं वो मेरी डोमेन है। उसकी वजह से जो y के आंसर निकलेंगे, जब 1 डालूंगा तो यार आपके पास -2 आएगा, 2 डालूंगा तो अनदर वैल्यू आएगी। जिस तरीके से वैल्यूज आती जाएंगी वो सब क्या कहलाती है? हमारी रेंज। दोज वैल्यू विच यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ x इज कॉल्ड अ डोमेन, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y यू विल गेट, जो भी वैल्यू y की आ रही है वो क्या कहलाएगी? आपकी रेंज। ओके, फिर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है बेटा मेरे पास अगर वो सेट y किस सेट को बिलोंग कर रहा है, y कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, वो कोडोमेन होता है। बट डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये भी हमारे कोर्स में यहाँ पर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पर डिफरेंट चीज आनी है। फर्स्ट आना है रिफ्लेक्सिव सिस्टम। रिफ्लेक्सिव सिस्टम में जो ऑर्डर पेयर होता है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ऑर्डर पेयर बना 1 4 2 5, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, ठीक है। 1 4 1 5 और यहाँ पर 2 4 2 3 4, ये गलत आ गया है, यहाँ पर आना था 2 5, ठीक है। नाउ अब आप लोग समझिएगा, रिफ्लेक्सिव में यहां पर ऑर्डर पेयर देख लिए ना, रिफ्लेक्सिव के केस में जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो x x होता है। मतलब बोथ द ऑर्डर पेयर आर सेम, दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? x x, a b, मतलब जो x की पोजीशन पे एलिमेंट है वही y की पोजीशन पर भी एलिमेंट होगा, ठीक है। ये होता है मेरा रिफ्लेक्सिव में। इसके अलावा सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में अगर ऑर्डर पेयर a b दे रखा है तो सिमेट्रिक के केस में b a, मतलब अदला बदली। सिमेट्रिक क्या कहता है? अदला बदली करिए एलिमेंट के साथ। a b दे रखा है तो b a लिखिए, ये होता है मेरा सिमेट्रिक की कंडीशन। एंड फिर उसके बाद आती है मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर a b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b c बिलोंग कर रहा है, यहां पर 3 एलिमेंट लेते हैं। अभी ये सारी कंडीशंस ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकते हो। प्रूविंग कंडीशन वहीं पर आएगी। जब आपके पास ये दोनों सेट होते हैं तो चेक हमें करना होता है a c को। अब ये क्वेश्चंस में आप लोग समझोगे, बाकी इक्विवेलेंस क्लास वगैरह क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर, रीड करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। लेट, एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज यहां पर देखते जाओ, यहीं पर रीड करेंगे क्वेश्चन को। T इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। T एक सेट है
जिसमें सारी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस, प्लेन क्या होता है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर अगर मैं हजारों लाइनें बनाऊंगा तो वो हजारों लाइनें सेट टी की लाइनें हैं, ठीक है। 1000 से ऊपर बनाऊंगा तो उतनी लाइंस हमारी सेट टी की लाइंस है, ओके। अब उसमें ना यहां पर एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर गिवन है L1 कॉमा L2, ये रिलेशन गिवन है। उसके बाद ये है हमारी कंडीशन, दिस इज कंडीशन, दिस इज ऑर्डर पेयर, ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, इस रिलेशन को, और गिवन सेट जो है, गिवन सेट टी है। यहां तक क्वेश्चन की पहचान हो गई, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताना है आर आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, आर आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब भाई प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट को वहां पर आती है इन क्वेश्चनों में स्टेप क्या लिखे जाए, स्टेप ही नहीं समझ आते। जब स्टेप लिखने की बात आती है तो स्टेप ही नहीं समझ आते कि मुझे स्टेप लिखने क्या है, कौन से स्टेप हमें फॉलो करनी है, कौन से स्टेप लिखने हैं, हमें स्टेप्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों को ना मैं यहां पर सिर्फ 4 स्टेप बताऊंगा, उन 4 पॉइंट से, वो 4 पॉइंट, वो 4 स्टेप ही आप लोगों को बताएंगे कि उन 4 पॉइंट से हम लोग किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर पाएंगे। तो हमारे वो 4 स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लोगे, ठीक है, वो बिलोंग करेगा गिवन सेट को। पहला स्टेप होगा आपका, कोई भी एलिमेंट लिया जाता है, एलिमेंट कौन से होते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर के अंदर लिखे होते हैं L1 L2 X Y, ये होते हैं हमारे एलिमेंट, ठीक है। पहला स्टेप होगा हमारा एलिमेंट गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए, गिवन सेट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, समझ आ गया। पहला स्टेप हमेशा हमारा ये होगा, एलिमेंट को बिलोंग करना है अपने गिवन सेट से, राइट। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप होगा आपके पास, जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, उस एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में यूज करते हुए कंडीशंस को लिखिए, ठीक है। जो भी कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन ये आपको दे रखी है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे लिखनी है, कंडीशन आएगी सेकंड स्टेप में, आएगी हमेशा कंडीशन जो आपको गिवन होगी। थर्ड स्टेप, भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है कि आपकी कंडीशन ट्रू कंडीशन है या फिर वो फॉल्स कंडीशन है। दिस इज माय थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप, जब ये 3 स्टेप आपके हो जाएंगे तो उसके बाद चौथा स्टेप आएगा ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर या तो बिलोंग करेगा या डज नॉट बिलोंग करेगा, किसको, रिलेशन को, किसको, रिलेशन को। वो ऑर्डर पेयर फिर मेरा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर फाइनल स्टेटमेंट आएगी, यस दिस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आइदर है या नो, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्सिव है तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ, ये 4 स्टेप बताए ना मैंने। अब ये 4 स्टेप्स को लिखने का तरीका समझिए, ये 4 स्टेप ही आप लोगों को परफेक्शन देंगे इस टॉपिक में, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आपने जो भी चेक कर रहे हो उसके बारे में लिख दिया, रिफ्लेक्सिव कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक करोगे तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करोगे तो ट्रांजिटिव, पहले हमने लिख दिया। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया आप लोगों को अभी पीछे कि रिफ्लेक्सिव में ना दोनों एलिमेंट मेरे सेम होते हैं, ठीक है। दोनों एलिमेंट कौन से सेम होते हैं, अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर L1 L2 लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में। हमेशा रिफ्लेक्सिव के केस में जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, यहां पर एक्स एक्सिस पे कौन सा है,
L1। तो आपको y एक्सिस पे भी L1 ही लेना है, मतलब एक ही एलिमेंट लेना है सिर्फ आपने रिफ्लेक्सिव के केस में कितने एलिमेंट लेने हैं? ओनली सिंगल एलिमेंट, वो भी x एक्सिस के केस वाला। एक ही एलिमेंट लोगे, कौन सा? x एक्सिस के केस वाला। तो आप यहां पर लिखोगे L1। पहला स्टेप मेरा बता रहा था एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? गिवन सेट को। यहां पर गिवन सेट क्या है मेरा? T। L1 बिलोंग्स टू गिवन सेट T। पहला पार्ट, पहला पॉइंट मेरा हो गया, पहला स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लिए जाते हैं? सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट लिया जाता है। और वो कौन सा लिया जाता है? जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस पे एलिमेंट होता है बस वही एलिमेंट को चूज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो L1 हमने लिया, एलिमेंट L1 बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में कंडीशन, यहां पर ना मुझे ये ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव में मेरे ना दोनों एलिमेंट नहीं होते। अगर एक्स एक्सिस पे L1 है तो वाई एक्सिस पे भी मैं अपनी तरफ से क्या मानूंगा? L1। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में हम लोग यहां पर दोनों एलिमेंट को सेम लेते हैं, सेम लेते हैं दोनों एलिमेंट को। अगर एक्स एक्सिस पे ए है तो वाई एक्सिस पे भी ए को चूज किया जाएगा। ओके, तो हमारे पास बेटा यहां पर क्या आ गया? कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशन मेरे पास दे रखी है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहां पर लिखा जाएगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 itself। आया समझ? L1 is a condition which is perpendicular to L1 itself। अब इस कंडीशन को सोचो, L1 एक लाइन है, क्या लाइन वन पर ही परपेंडिकुलर हो सकती है? अब ये क्या लगा के अपने आप ही कंडीशन में ना क्या लगाओ, कंडीशन जो लिखी हुई है उसको हिंदी में ही लगाया। क्या लाइन वन पर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। थर्ड वाला पार्ट क्या बोला था मैंने? ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हमने यहां पर बोला इट इज फॉल्स। सो पहले तीन स्टेप हो गए ना, चौथे स्टेप पे आए, ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L1। क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट क्या लिए जाते हैं? बिल्कुल सेम। L1 L1 डज नॉट बिलोंग, क्योंकि मैंने यहां पर बोला ऑर्डर पेयर बिलोंग या नो नॉट बिलोंग, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो ये बिलोंग नहीं करेगा किसको? रिलेशन। रिलेशन क्या है? आर। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया कुछ समझ? क्लियर हुआ इतना? अब हमारे पास आता है अगला स्टेप, सेकंड स्टेप। भाई अब मैं चेक करूंगा फॉर सिमेट्रिक। सेकंड स्टेप सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? दोनों एलिमेंट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक लेते हैं, सिमेट्रिक में दोनों लेते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट। तो यार यहां पर दोनों एलिमेंट में L1 और L2 है, तो आप लिखोगे L1 कॉमा L2 बोथ आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट T। T मेरा गिवन सेट, पहला स्टेप वही हुआ, वैसा ही हुआ। ठीक है ना? अब दूसरा स्टेप क्या है? कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या करी जाती है? रिफ्लेक्सिव के केस में कंडीशन मैंने बताई L1 और L1, मतलब दोनों को एक ही करेक्टर से रिप्रेजेंट करो। कल को मान के चलो कोई क्वेश्चन होता x माइनस वाई इक्वल्स टू 28, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते? x माइनस एक्स, दोनों एलिमेंट सेम रखते। लेकिन अब सिमेट्रिक के केस में डिफरेंट होता है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम? L1 और L2 की अदला बदली कर दो। L1 L2 की क्या कर दीजिए? अदला बदली। अदला बदली का मतलब है जहां L1 लिखा है कंडीशन में वहां पर L2 लिख दीजिए, जहां L1 L2 लिखा है वहां पर L1। इसी तरीके से अगर मैथमेटिकल इक्वेशन होती है x माइनस वाई, तो फिर मैं उसके अदला बदली करता तो क्या बनता? y माइनस एक्स। आई बात समझ? तो हम यहां पर क्या करेंगे? कंडीशन L2 इज
परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये जो गिवन क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन होती है, ये हमेशा ट्रू कंडीशन माननी है। ठीक है, अगर लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या लाइन 2 लाइन 1 पे परपेंडिकुलर होगी? यार ऑब्वियसली देखते हैं, ये मैंने बनाई लाइन 1, यहां पर बनाई है लाइन 2, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो लाइन 2 भी क्या लाइन 1 पे परपेंडिकुलर है? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, इट इज ट्रू। थर्ड स्टेप क्या आया मेरा? ये कंडीशन ट्रू है। जब ये ट्रू है तो फोर्थ हमारा ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर भी कैसे लिखेंगे भाई? ऑर्डर पेयर में भी L1 L2 का अदला बदली करी ना आपने, कंडीशन में क्या करी? अदला बदली करी ना, तो यहां पर भी अदला बदली करो कंडीशन में। तो कंडीशन में अदला बदली करूंगा तो L2 L1 दोनों की अदला बदली, बिलोंग किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को। रिलेशन किससे था? आर से। आर से रिलेशन होगा तो रिलेशन। ठीक है, सो इट इज सिमेट्रिक। यस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो चीजें क्लियर हो गई मेरे पास। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। बेटा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट जो बनता है ना, वो मेरा ट्रांजिटिव बनता है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बनता, बेसिकली वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब यहां पर है स्टेटमेंट वाला, यहां पर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट में लिखा है, तो अभी हम स्टेटमेंट का समझ रहे हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकल इक्वेशन का, तो मैथमेटिकल इक्वेशन का अलग स्टेप होते हैं, स्टेटमेंट के अलग स्टेप होते हैं, दोनों के स्टेप मेरे अलग अलग होते हैं। तो दोनों के स्टेप्स को ध्यान से रखो। पहले हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट वाला। तो स्टेटमेंट वाले ना बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जब भी हमारे पास ट्रांजिटिव स्टेटमेंट वाइज करना होता है तो वो मेरे लिए इजी होते हैं। तो नाउ ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव, अब जैसे रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया था मैंने बिलोंग, ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव में मेरे दो एलिमेंट हो गए, तो ट्रांजिटिव में मेरे पास तीन एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर द ट्रांजिटिव आई चूज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर तीन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? L1 L2 L3। ये अपनी तरफ से लो भाई, L1 L2 तो गिवन थे, L3 आपको थर्ड एलिमेंट अपनी तरफ से लेना है, और ऑल आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट T। आ गया, पहला स्टेप वही लिखा मैंने। अब कंडीशन, ट्रांजिटिव के केस में ना कंडीशन जो लिखी जाती है वो एक नहीं लिखी जाती। जैसे यहां पर एक कंडीशन थी, यहां पर एक कंडीशन थी, यहां पर दो कंडीशंस आप लिखोगे। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन आएंगी। ठीक है, कैसे लिखनी है वो देखिए। L1 L2, पहले मैंने यही वाली कंडीशन लिखनी है, L1 L2 बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, L1 L2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन को। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। समझ आया? अब यहां पर इस कंडीशन को लिखने का तरीका समझना। अगर L1 L2 दोनों लाइन रिलेशन को बिलोंग कर रही है तो कंडीशन मेरी वही क्वेश्चन वाली होगी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अब दूसरी कंडीशन कैसे लिखनी है? पहली हमने बनाई इन दोनों के बीच में, L1 और L2 में। अब दूसरी कंडीशन बनाऊंगा L2 और L3 में। तो यहां पर लिखूंगा L2 L3 बोथ आर बिलोंग्स टू रिलेशन। सो अब आपको कुछ नहीं, L1 की जगह L2 यूज करिए, L2 की जगह L3 लिखिए, और सेम स्टेटमेंट सेम कंडीशन, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, कोई डाउट? बहुत आराम से समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? मैं फिर बोल रहा हूं,
लिखने में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है सिर्फ वही चीज समझिए कि हमें लिखने के स्टेप्स क्या हैं। अब मुझे ट्रांजिटिव में करना क्या होता है, ये तो हमने सीख लिया यार, यहां पर है। हमने ये भी देखा, जब हमने रिफ्लेक्सिव किया तो रिफ्लेक्सिव की एक ही कंडीशन थी, उसी कंडीशन को फिर मैंने क्या लगा के सीखा कि क्या ये पॉसिबल है, जो कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव में ये किया। सिमेट्रिक में जो कंडीशन लिखी, इस कंडीशन को अपनी गिवन कंडीशन के साथ मैच किया, क्या ये कंडीशन और गिवन कंडीशन दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ये किया हमने सिमेट्रिक में। ट्रांजिटिव में फिर तीसरी चीज क्या करनी होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का तो क्लियर हो गया, ट्रांजिटिव में फिर क्या करना होता है ये देखिए। ट्रांजिटिव में ना बेटा L1 और L3 के बीच में रिलेशन चेक करना होता है। भाई L1 L2 के बीच में रिलेशन देख लिया, L2 L3 के बीच में रख दिया, L1 और L3 के बीच में क्या ये पॉसिबल है? समझ आई बात? मुझे किसके बीच में देखना है, लाइन 1 और लाइन 3, तो बीच वाली जो लाइन 2 है ना उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए, जो मुझे प्रूफ करना है उसको मैं ना रफली लिख लेता हूं, उसको मैं रफली लिख लेता हूं। अच्छा, यहां पर सिमेट्रिक की कंडीशन में हम लोगों ने बोला दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, अगर ए बी गिवन है तो बी ए हो जाएगा। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होता है बेटा, ए बी के साथ देख लिया, बी सी के साथ देख लिया, तो ट्रांजिटिव में आपको चेक करना होता है ए और सी के बीच में रिलेशन है या नहीं है। आगे बात समझ? तो यहां पर भी तो वही कर रहे हैं हम, L1 L2 L2 L3 दोनों, ये दोनों कंडीशन जो होगी ना ये मेरी ट्रू कंडीशन होगी, ये दोनों की दोनों मेरी ट्रू कंडीशन होगी। तो क्या लाइन 1 और लाइन 3 इससे जो जर्नेट होगी वो भी क्या परपेंडिकुलर होगी? इट मींस मुझे चेक ये करना है, आई वॉन्ट टू चेक इट, लेकिन चेक वाली स्टेटमेंट यहां पर नहीं लिखनी, आपने यहां पर चेक वाली स्टेटमेंट को डायरेक्टली नहीं लिखना। अब फिर वो वाली स्टेटमेंट कहां लिखूं? भाई रफली लिख लो, लाइन 1 और लाइन 3 होता तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, या अपने ब्रेन में डालो वो स्टेटमेंट कि अगर लाइन 1 लाइन 3 लिखा होता, लाइन 1 और L2 की जगह L3 हो जाता तो यहां पर L3 आ जाता, बस ये समझ लो। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, भाई ये दोनों कंडीशन मैंने क्या बोली, ट्रू होंगी, बोला ना। चलिए हम एक बार ना रफली बनाते हैं, ये लाइन 1 हो गया, लाइन 1 लाइन 2 आपस में परपेंडिकुलर, लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन 2 लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन 3, लाइन 2 लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू बनाई ना मैंने। क्या लाइन 1 लाइन 3 आपस में परपेंडिकुलर हुई? नहीं हो पाई, नहीं हो पाई ना। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर, यहां पर सीधे अपनी दो कंडीशन को लिखो, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, और लाइन 1 और लाइन 3 के बीच में जैसे दे रखा है उनको देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप यहां पर सीधी कंडीशन लिखो, लाइन 1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ठीक है। लाइन 1 लाइन 3 पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने कंडीशन के साथ ट्रू फॉल्स भी यूज कर लिया, दोनों एक साथ ही यूज कर लिए, ठीक है। अब फाइनली क्या आएगा, ऑर्डर पेयर लाइन 1 कॉमा लाइन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हो गया प्रूफ? आया कुछ समझ? तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एक ही आएगी, उस कंडीशन को लिखने के बाद सेम लेटर को सेम लेटर के साथ मैच करके देख लीजिए यहीं पर। सिमेट्रिक में जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन किससे मैच होगी, आपके गिवन क्वेश्चन से, ठीक है, राइट। और जो ट्रांजिटिव होगा उन दोनों कंडीशन में से L2 जो बीच वाली कंडीशन होगी, अगर ए बी और सी लेते तो बीच वाला जो बी है इसको रिमूव करना होता है, ठीक है, राइट। अब लाइन 1 लाइन 2 पे, लाइन 2 लाइन 3 पे तो मैंने अपनी तरफ से डायग्रामेटिकली आपको समझाया कि डायग्राम के अकॉर्डिंग दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लाइन 1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन 3, सो L1 L3 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, राइट। क्लियर हुआ? आया अच्छी तरह समझ? करिए कंप्लीट।
ओके, यहां पर अब जैसे पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमारा था स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। वहां पर जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, जो कंडीशन दे रखी थी, वो स्टेटमेंट की दे रखी थी। बट यहां पर मुझे कंडीशन जो दे रखी है वो एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो सेम गिवन सेट कौन सा है पहले तो ये देख लीजिए। गिवन सेट हुआ ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 to 14, ठीक है। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, 4 स्टेप थे ना पिछले क्वेश्चन में। पहला स्टेप, एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? गिवन सेट को। यहां पर गिवन सेट कौन सा है? ए। तो मेरा एलिमेंट कौन सा है? एक्स और वाई, दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, उसमें से कौन सा लूंगा रिफ्लेक्सिव में? सिर्फ एक्स। तो एक्स इज बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास कंडीशन है। तो अब कंडीशन क्या आएगी यहां पर? 3x माइनस एक्स, दोनों एलिमेंट सेम हो जाते हैं, y इज रिप्लेस्ड बाय x, y इज रिप्लेस्ड बाय x, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि 3x में से y जाएंगे तब वो 0 आ रहा है, 2x थोड़ी 0 के इक्वल है। और दूसरी बात, x की वैल्यू 0 थोड़ी है, x किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। सेट ए का मिनिमम नंबर, अगर x की जगह 1 भी रख दिया तो 2 इंटू 1 2 बनेगा, 0 तो नहीं बन सकता। आया बात समझ? और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो तब भी ये 0 नहीं बन सकता, ठीक है, राइट। सो इट इज 2x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या हुआ ये? दिस इज फॉल्स। मतलब x कॉमा x ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन, रिलेशन यहां पर आर हुआ, देयरफॉर सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? आया पहला समझ? ओके, फॉर सिमेट्रिक, दोनों एलिमेंट लूंगा सिमेट्रिक में। दोनों एलिमेंट कौन से होंगे? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। अब कंडीशन कैसे लिखनी है इसकी? अदला बदली करके, सिमेट्रिक में अदला बदली। तो क्या बनेगी कंडीशन बोलो? 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को मैच करके देख लो, ये तो ट्रू कंडीशन है, बट ये भी ट्रू है क्या? अब कैसे पता चले? इसको पता कैसे चले? ठीक है, यहां पर आएगा फॉर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब एग्जाम्पल। यहां पर हम लेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए ना एग्जाम्पल लीजिए। ऐसा कोई नंबर लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और वो नंबर इन्हीं में से होंगे। x3 और y1 0 आ रहा है, x3 रखूंगा तो ये 0 आ रहा है। तो आप इसी तरीके से नंबर लिया यहां पर, x की जगह 1 और y की जगह 3, ठीक है। ओके, फॉर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये यहां पर पुट करते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो समझो, आपको ये कंडीशन ट्रू रखनी है, जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू रखनी है। जब गिवन कंडीशन को आपको ट्रू रखना है ना, तो एक्स और वाई की जगह आपने अपनी चॉइस से एलिमेंट डालने हैं, अपनी चॉइस से एलिमेंट डालने हैं, और वो एलिमेंट ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जब एक्स की जगह 1 रखोगे, वाई की जगह 3 रखोगे, तो यार 3 में से 3 गया 0 आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन को ट्रू कर दिया 1 3 पे, वही सेम पॉइंट आपने यहां पर पुट करने हैं, सेम पॉइंट। तभी तो यार ये कंडीशन उस कंडीशन से चेक होगी। सेम पॉइंट को यहां पर रखना है, लेकिन सेम पॉइंट रखने पे ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। दिस कंडीशन इज
ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, देयरफॉर नहीं। फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर का बिलोंग। ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक में? बस बीच में स्टेप कौन से बड़े? एग्जाम्पल वाले। मैथमेटिकल इक्वेशन है तो एग्जाम्पल वाला स्टेप बड़ा। वो भी किस लिए बड़ा? कि भाई ये कंडीशन को चेक तो करूंगा ना, इस कंडीशन को चेक करने के लिए एग्जाम्पल तो चाहिए ना मुझे। मैंने वो ही किया। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या आएगा? अदला बदली हो जाती है ऑर्डर पेयर में। यहां पर ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वाई कॉमा एक्स। ऑर्डर पेयर का हो गया। ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। आया कुछ समझ या नहीं आया? बताइए जी, यहां तक क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? ओके, थर्ड वन। फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मेरे कितने एलिमेंट लेने होते हैं? 3। एक एक्स वाई और तीसरा जेड। ऑल आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट ए। ठीक है, अब ट्रांजिटिव लिखने का तरीका, पहले ऑर्डर पेयर लिखो एक्स वाई विच बिलोंग्स टू आर, सो ये कंडीशन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई मेरी पहली कंडीशन। फिर उसके बाद हम लेते हैं y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपको पता है थर्ड में निकालना क्या होता है? चलो ये बताओ पहले तो, निकालना क्या होता है? किस किस के बीच में रिलेशन निकालना होता है? एक्स और जेड के बीच में निकालना है, मतलब वाई की जरूरत नहीं है ना। पता चल गया ना, वाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्स और जेड के बीच में अगर रिलेशन बनाता तो बनाता क्या क्या चीज चेक करता? चेक क्या करता फिर मैं? अगर एक्स और जेड होता तो एक्स और जेड पे कंडीशन क्या बनती यहां पर? बोलो फिर से। 3x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, मतलब ये चेक करना होता फिर मुझे। अगर एक्स और जेड का रिलेशन होता तो 3x माइनस जेड क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। ये मुझे चेक करना है। ठीक है, अब हम लोगों के पास ना जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ना, तो y हमें ऑब्वियसली पता है यार, x और z चाहिए तो y नहीं चाहिए। तो मैं पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालता हूं और इसमें पुट कर देता हूं सेकंड में। कर सकता हूं। अगर यहां से y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 3x माइनस वाई को राइट में ले जाऊंगा y। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकेंड। मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसीलिए y की वैल्यू वहां पर रख सकते हैं, स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हम। स्टेटमेंट में कोई वैल्यू थोड़ी निकाल के डाल सकते हैं। समझ आ गई ना बात? तो मैंने इसीलिए बोला स्टेटमेंट अलग तरीके से है, मैथमेटिकल इक्वेशन अलग तरीके से है। नाउ y की वैल्यू 3x आ गई, यहां पर y की जगह पुट कर दीजिए। यार ये तो 9x माइनस जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए था? 3x माइनस जेड। नहीं आया ना, मुझे पता चल गया गलत है, लेकिन आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बट फिर भी हम लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंट, अब एग्जाम्पल के लिए ऐसी वैल्यू लो जो इन दोनों कंडीशन को ट्रू कर रही है, कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रही हो, 2 पे भी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9। ठीक है, बट यार पता है क्या होगा? क्या होगी? नहीं, ट्रू नहीं होगी। आपको कंडीशन तो ये चाहिए थी ना, इस कंडीशन के साथ मैच करना। इसमें नहीं, उसमें मैच करो। जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलो, उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा। देखो 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है,
3,9 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1, अगर 9 होता है, यहां पर 1 और 9 लिखता तो क्या ये कंडीशन मैच होती? यस, क्लियर है? देखो भाई फिर से समझना, अगर मैं 1,3 रख रहा हूं तो ये मैच हो रही है। 1,3 इसका मतलब बिलोंग कर रहा है रिलेशन, ठीक है। अब इसी में x की जगह 3 और y की जगह 9 रखना, 3 और 9 भी इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। 3,9 इज आल्सो बिलोंगिंग टू सेट, ठीक है। बट क्या 1 और 9 x और y की जगह ही 1 और 9 रख दें, पहली कंडीशन में ही डालते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप तो नंबर पुट कर रहे हो यार, नंबर तो कहीं भी पुट कर दूं मैं, समझ आ गई बात? नंबर को 1 और 9 पुट करता हूं तो क्या जीरो आ रहा है? आ रहा है ये जीरो के इक्वल। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। सो हमारे पास एलिमेंट क्या थे? x, z does not belongs to R, therefore it is not, so it is not ट्रांजिटिव। आया कुछ समझ? क्लियर हुआ? कंप्लीट करो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट करिए बेटा आप, एक्स वाई वाला ना, इसको पूरे स्टेप्स के साथ ही वैसे ही करना जैसे सिखाया है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो अभी क्लियर करोगे। क्या किया इसमें? रिफ्लेक्सिव आ गया। रिफ्लेक्सिव में क्या किया? x बिलोंग्स टू सेट कौन सा? नेचुरल नंबर का। तो x, अब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? x इक्वल्स टू x प्लस 5, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स। x के 5 x प्लस 5 के इक्वल थोड़ी होगा, ठीक है, ये फॉल्स है। सो x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव। कंडीशन में यही देखो ना, जो कंडीशन लिखी रिफ्लेक्सिव में, क्या क्या x प्लस 5 के इक्वल होगा? क्या लगाना होता है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। तो वो नहीं होगा, इसलिए x कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है दूसरा पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैं क्या करूंगा? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब सिमेट्रिक में कंडीशन क्या लिखी जाएगी? अदला बदली करके, x इक्वल्स टू वाई प्लस 5। अब यहां पर फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए x का नंबर ले लेते हैं 1, x को 1 ले लेते हैं, और y को क्या ले लूं मैं? फिर 1 6 आएगा, 1 और 6 ही आएगा, है ना। तो यहां पर मैं x को 1 लूंगा, y को 6 लूंगा। x की जगह 1 इक्वल्स टू 6 प्लस 5, ठीक है। ये तो इक्वल होगा ही नहीं, नॉट इक्वल का साइन लगा दो। इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, सो इट इज। अब कंडीशन लिख दीजिए, y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहे y के x, समझ आया ना। तो इसका मतलब सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। फिर उसके बाद थर्ड वन आ जाता है मेरे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कैसे लिखोगे? पहला स्टेप, x कॉमा वाई किसको बिलोंग कर रहा है? r को, सो y इक्वल्स टू x प्लस 5 ही होगा। फिर उसके बाद y कॉमा जेड, अरे यार मैंने ना वो लिखना भूल गया, x y z पहले तीनों को वो लिखो, बोथ आर ऑल थ्री बिलोंगिंग्स टू नेचुरल, ये भूल गया था मैं। y z बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब z इक्वल्स टू y प्लस 5, ये सेकंड हो गई।
अब मुझे क्या करना है, क्या बीच में से हटाना है, y हटाना है, ठीक है। तो इसका मतलब जब y को हटाना है तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी तो चेक करने वाली कंडीशन लगाऊं। चेक करने वाली रफली कंडीशन क्या होगी मेरी, अगर x, z होता तो z इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था मेरे पास, मेरे पास आना चाहिए था z इक्वल्स टू x प्लस 5। यही कंडीशन तो आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है ना, राइट। x प्लस 5 मतलब अगर x, z होता तो z इक्वल्स टू x प्लस 5, मुझे ये चाहिए। मैंने y की वैल्यू ली, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, z इक्वल्स टू x प्लस 5, इस y की जगह पुट किया प्लस 5, तो यार z इक्वल्स टू x प्लस 10 आ गया, ये तो ये आ रहा है। बट हम लोगों को क्या चाहिए था, z इक्वल्स टू, अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फॉर इंस्टेंट भाई ऐसे नंबर लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। 3 नंबर, x को 1 लेता हूं तो y 6 आता है, अगर 6 लेता हूं तो z 11 आता है। अब यार 1,6 बिलोंग कर रहा है r को, है ना, यहां पर डालो 1 और 6 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई हो रही है पहली स्टेटमेंट, ठीक है। अगर 6 और वो लिख दूं 11, 6,11 ले लूं तो यार मैं x की जगह 6 लूंगा, y की जगह 11 लूंगा तो ये भी बिलोंग कर रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। बट क्या कंडीशन मेरी, 111, 111 अगर मैं यहां पर डालता हूं 111, यहां 11 आएगा वहां पर 1 आएगा, नहीं हो रहे ना, डज नॉट सेटिस्फाई विद द रिलेशन। सो x, z does not belongs to R, therefore it is not transitive। आया बेटा समझ, क्लियर हुआ, राइट। अब अपने स्टेप में देखो और यहां के स्टेप में देखो क्या कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करो ताकि अगली क्लास में जब हम आगे कंटिन्यू करें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टेप्स लिखने आ जाए, राइट।